दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने बात की है चार्ज के बारे में और चार्ज का क्वांटाइजेशन या आवेश का क्वांटीकरण में आपने साफ साफ पढ़ा है कि जो भी आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे छोटा इंडिपेंडेंट चार्ज, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्वतंत्र जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। वैसे मैंने आपको बताया कि क्वार्क पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन का 1/3 या 2/3 आवेश होता है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं होते। तो फिर से आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट और इंडिपेंडेंट चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। दोस्तों, ये जो कूलाम है ये एक वैज्ञानिक के नाम पर आवेश का मात्रक रखा गया। कूलाम ने एक नियम भी दिया जिसे कूलाम का नियम या कूलम्स लॉ कहते हैं। इससे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कूलम्स लॉ। कूलाम नियम के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, आपके पास दो आवेश है, एक Q1 और एक Q2। मैंने आपको बताया था कि आवेश को अगर रगड़ा जाए तो भी चार्जिंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी में स्थानांतरित हो सकते हैं। अगर पास पास रखा जाए तो बिना टच किए इंडक्शन या प्रेरण भी हो सकता है। इसलिए इस नियम के पालन में हमको ध्यान रखना है कि आवेश एक फिक्स दूरी पर हो या मिनिमम डिस्टेंस पर नहीं हो। डिस्टेंस का जरूर ध्यान रखना है, तभी कूलाम का नियम लागू होगा। वो क्या डिस्टेंस होगी अभी हम देखेंगे। तो आपके पास दो आवेश है, Q1 और Q2। दोनों आवेशों के बीच की दूरी d है। कई बार इसको r भी कह देते हैं, जो आपको अच्छा लगे कह सकते हैं। बस फॉर्मूले में आपको फिर वही पुट करना है। तो सिचुएशन है कि दो आवेश है, दोनों के मध्य दूरी d है, जिसको r भी कह सकते हैं। तो इन दोनों आवेशों के मध्य आप जानते हैं या तो आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा। अगर दोनों लाइक चार्ज होंगे, समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण लगेगा। कूलाम ने इस बल के बारे में ही बताया, जिसे कूलाम बल भी कहते हैं। कूलाम ने दो चार्ज जो आपस में d डिस्टेंस पर है, उनके मध्य लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स जो है वो इन दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों चार्ज का प्रोडक्ट कर लें आप, गुणा कर लें, वो इस बल के समानुपाती है। और बल जो इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और d स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन दोनों इक्वेशन को एक साथ रखा जाए तो आपके पास F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। अगर इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है K, और ये आ गया कूलाम बल का फॉर्मूला। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। कई बुक्स में, या अगर आपको R मानना है R मान ले, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि दो आवेश हैं, दोनों के मध्य की दूरी को आप d मान रहे हैं, तो बल जो है दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहां से ये इक्वेशन आई और k क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया। इस k के बारे में जानकारी देखो। k एक नियतांक है जिसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 है। k एक नियतांक है जिसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 है, और इसका मात्रक क्या होगा वो आपको देखना है। बहुत सारे एग्जाम है जिसमें k का मान
और उसका मात्रक। ये जो k है वो मात्रक अभी देखते हैं अपन, इसका निकालेंगे। k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन ये साइन है और 0 आ रहा है, एप्सिलॉन नोट। k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। देखो 4 पाई तो आप जानते ही हैं। एप्सिलॉन नोट क्या है? एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नोट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। और इस एप्सिलॉन नोट का मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होता है। इसका क्या मात्रक होगा? ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, k का मान, एप्सिलॉन नोट का मान, और इन दोनों के मात्रक। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एप्सिलॉन नोट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और मान इसका 8.854 इंटू 10⁻⁻12। यहां देखिए k का मात्रक क्या होगा? F बराबर k Q1 Q2 अपॉन R कह दो, D कह दो, R स्क्वायर। आपको k का मात्रक चाहिए तो k बराबर FR स्क्वायर, ये इधर चला गया गुणा में, अपॉन Q1 Q2। अब मात्रक देखिए, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर, आवेश 2 है इसलिए कूलाम स्क्वायर। आपके पास k का मात्रक आ गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, और इसका मान 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। लेकिन आपसे पूछे एप्सिलॉन नोट का मात्रक बताओ। मैं कह रहा हूं रटना नहीं है, निकालना सीखो, नहीं तो बच्चे उल्टा सीधा कर देते। एप्सिलॉन नोट क्या है? k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। आपको एप्सिलॉन नोट निकालना है तो आप क्या करेंगे? देखिए यहां से आपको एप्सिलॉन नोट का मान निकालना है। पहले ये गुणा हो जाएगा पूरा, बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं। 4 पाई एप्सिलॉन नोट k बराबर 1। आपको एप्सिलॉन नोट चाहिए तो 1/4 पाई k। अब इसका मात्रक ढूंढो। याद करो 1 का कोई मात्रक नहीं, 4 का कोई मात्रक नहीं, पाई का भी कोई मात्रक नहीं, बचा कौन? 1/k। तो 1/k का मात्रक निकालना है। k का मात्रक जो होगा उसका उल्टा, तो यहां पर क्या हो गया? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये देखो कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक हो गया। अब यहां देखो कूलाम के नियम के लिए कुछ शर्तें हैं और ये आपको अच्छे से याद रखनी है। कूलाम का नियम ठोस पदार्थों और गतिमान आवेशों पर लागू नहीं होता। कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेश पर ही लागू होगा, या अगर वेग भी हो तो थोड़ा बहुत हो। मैं तो कहता हूं आप यही याद रखें कि कूलाम का नियम स्थिर आवेशों पर ही लागू होगा, गतिमान आवेश पर नहीं होगा। कूलाम का नियम तब ही लागू होगा जब इनके बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा हो। 10⁻⁻15 को 1 FMB कहते हैं, फर्मी मीटर। देखो कूलाम का नियम कब लागू होगा? जब दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा हो, और यह स्थिर और बिंदु आवेशों के लिए लागू होगा। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पॉइंट चार्ज,
आवेश का साइज अगर उन दोनों के बीच की दूरी से बहुत छोटा हो तो उसको कहेंगे पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश। इस आवेश का जो भी साइज है वो अगर इन दोनों के बीच की दूरी से बहुत छोटा हो तो इस आवेश को बिंदु आवेश कहा जाएगा। तो कूलाम का नियम स्थिर और बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। और एक सिंपल सी बात याद रखना, कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। कूलाम का नियम व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। कूलाम के नियम से न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करेगा, स्थिर और बिंदु आवेश के लिए लागू होगा। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। गतिमान और ठोस पदार्थों पर लागू नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट और के का मात्रक कैसे निकाला? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, के की वैल्यू, दोनों के मात्रक। और कूलाम बल का फॉर्मूला F बराबर K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, या डी की जगह R भी लिखना चाहो तो आपकी मर्जी, लेकिन याद रखना है दोनों के बीच की दूरी को D भी कह सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो R भी कह सकते हैं। दोस्तों, कूलाम नियम से ही जुड़े हुए और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। अगर आप कूलाम नियम के ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखेंगे और न्यूमेरिकल अप्रोच भी साथ में मैं आपको बता दूंगा, तो फिर यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन आए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, कूलम्स लॉ या कूलाम नियम आप अच्छे से जानते हैं कि आपके पास दो आवेश है। मान लीजिए एक आवेश प्लस Q1 और दूसरा आवेश प्लस Q2। थोड़ी देर के लिए हम दोनों आवेशों को प्लस मान रहे हैं और आपको पता है समान आवेश प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं। लाइक चार्ज रिपेल होते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट होते हैं। तो ये दोनों प्लस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। इस पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में F1 चार्ज Q1 पर लगने वाला बल किसके द्वारा? चार्ज 2 के द्वारा। और वो किधर लग रहा है? इधर। ये आवेश इधर बल अनुभव कर रहा है किसकी वजह से? इसकी वजह से। और ये Q2 आवेश इधर की तरफ बल अनुभव कर रहा है। कितना बल? F2। किसकी वजह से? 1 की वजह से। तो एक तो ये पढ़ना आपको आना चाहिए। F21 का मतलब है Q1 आवेश पर लगने वाला बल 2 Q2 चार्ज की वजह से। Q2 आवेश पर लगने वाला बल Q1 चार्ज की वजह से। जिस पर बल लग रहा है वो पहले लिखा है और जो बल लगा रहा है उसको बाद में लिखा है। F12 का मतलब है Q1 पर Q2 बल लगा रहा है और F21 का मतलब है Q2 पर Q1 बल लगा रहा है। याद रखिए दोनों बल समान होंगे अगर ये दोनों आवेश क्या है? समान है। तो जितना ये इस पे लगा रहा है उतना ही वो उस पर लगाएगा। इस बात को आप ध्यान से याद रखेंगे। ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, इस पर बल लग रहा है इधर और इस पर लग रहा है इधर। यहां से कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता है कि जो बल लग रहा है, जो फोर्स एक्ट हो रहा है, वो कहां लग रहा है? अलोंग द लाइन, एक सरल रेखा के अनुदिश जो ज्वाइन कर रही है, ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्ज। आपके दिमाग में ये भी आ सकता था कि सर ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है तो ये सीधा प्रतिकर्षित करेगा। इधर भी कर सकता था, इधर भी कर सकता था। नहीं, दोनों मास के सेंटर को जोड़ने वाली रेखा के अलोंग या अनुदिश ही क्या लगेगा? बल लगेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कूलम्स नियम में। अगर यहां पर Q1 चार्ज है, यहां पर Q2 चार्ज है, दोनों में धनावेश है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां इधर रिपेल करेगा। दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश या अलोंग ही चार्ज फोर्स लगाएंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात,
अगर कूलाम का नियम लागू होना है तो आवेश रेस्ट में होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, और आवेश पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि बिंदु आवेश का मतलब बच्चे ये समझ लेते हैं कि एक कोई छोटा सा आवेश। बिंदु आवेश का मतलब कोई छोटा या स्मॉल साइज का आवेश नहीं है। बिंदु आवेश का मतलब है इस आवेश की जो साइज है वो इन दोनों आवेश के मध्य की दूरी की तुलना में बहुत छोटी हो। आपने एक इतना सा आवेश ले लिया, वो भी बिंदु आवेश है, और दूरी इतनी रखी, बहुत बारीक कण। आपने इतना मोटा 5 किलो का कोई वस्तु ले लिया, उस पर आवेश है, और दो वस्तुओं को बहुत दूर दूर रख दिया, इसका मतलब वो भी क्या है, बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश का मतलब है आवेश का साइज या जिस वस्तु पर चार्ज है उसका साइज इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी से बहुत छोटा हो। अगला महत्वपूर्ण बात यह है कि कूलाम बल केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है, और कंजर्वेटिव इन नेचर, संरक्षी बल है। संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं वो अपन बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रख लें कि कूलाम बल सेंट्रल फोर्स है और कंजर्वेटिव या संरक्षी बल है। आपसे पूछा जाए क्या कूलाम बल संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है, आपको यस बोलना है। कूलाम बल जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आपको याद रखना है, यदि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है, 1 आवेश पर 2 की वजह से जो लग रहा है उसको 1-2, 2 आवेश पर जो 1 की वजह से लग रहा है उसको 2-1, और ये F1 और F21 बराबर होते हैं, और ये किस दिशा में लगेंगे, दोनों आवेशों को केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है उसके अनुदिश लगेंगे। लेकिन ये लगने वाले बल इन दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम है, मीडियम है, उस पर भी निर्भर करेंगे। इस बात को ध्यान से समझें। और जब आप फॉर्मूला देख रहे हैं तो वास्तव में ये जो K है ये किसको बताएगा, माध्यम से संबंधित बात को बताएगा। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के प्रोडक्ट या गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और उन दोनों आवेशों के मध्य माध्यम कौन सा है इस पर भी निर्भर करेगा। अगला कॉन्सेप्ट यह है कि इनके दोनों के आसपास या इन दोनों आवेशों के आसपास कोई और आवेश भी हो तो इन दोनों के मध्य लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को भी ध्यान से देखिए। हम केवल 2 आवेशों की बात कर रहे हैं, तभी किसी ने बोला कि यहां पर एक और आवेश है जिसको मैं Q मान लेता हूं। बताओ इस Q की वजह से इस F12 पर कोई प्रभाव पड़ेगा? F12 क्या है? Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया फोर्स क्या है? F12। इस बात को ध्यान से सुनो भाई। F21 क्या है? Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया फोर्स। लेकिन इसके पास में ही एक आवेश Q रख दिया तो क्या F12 चेंज होगा? नहीं। क्या F21 चेंज होगा? नहीं। यह है या नहीं है, इसका इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, ये इस आवेश पर बल लगा सकता है, वो इसका बल होगा। ये इस आवेश पर बल लगा सकता है, ये मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इस आवेश पर इस आवेश के द्वारा लगने वाले बल को प्रभावित नहीं करता।
दोनों आवेशों के आसपास कोई और आवेश भी हो तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पर इसके द्वारा जो बल लग रहा है वो उतना ही लगेगा, भले ये इन दोनों आवेश पर कोई सा भी बल लगाओ। क्लियर है बात? दो आवेश है, दोनों के मध्य मान लो प्रतिकर्षण है या आकर्षण है, कोई और आवेश भी आ गया, वो आवेश है या नहीं है, इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है उस पर कोई प्रभाव नहीं है। सिंपल सी बात है, किसी दूसरे के आ जाने पर दो लोगों के रिश्ते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यही कूलाम का नियम है। वैसे प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, लोग कूलाम के नियम का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आवेश तो करते हैं। यदि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, उन आवेशों के आसपास कोई और आवेश भी आ जाए तो भी उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सभी को कूलाम के नियम का पालन करना चाहिए। ये व्युत्क्रम वर्ग इनवर्स स्क्वायर नियम का पालन करता है। यह व्युत्क्रम वर्ग या इनवर्स स्क्वायर नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग का मतलब है बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और बल और आर के मध्य का ग्राफ इस तरीके से आएगा, जैसे जैसे दोनों आवेशों के मध्य दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे बल कम होता जाएगा। इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F12 Q1 चार्ज पर Q2 द्वारा लगने वाला बल, Q2 चार्ज पर Q1 द्वारा लगने वाला बल, इनके परिमाण, इनके मैग्नीट्यूड, इनके परिमाण बराबर होंगे। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। दिशा विपरीत होगी, और इस दिशा के बारे में बात हम जब कूलाम नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे तब अभी बात करेंगे। कूलाम नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन भी करता है, इस बात को भी आप याद रखें। कूलाम नियम का फॉर्मूला F बराबर के Q1 Q2 R स्क्वायर। K की वैल्यू है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। K की जो वैल्यू है ये वायु या निर्वात के लिए है, देख लीजिए। ये जो K है वो 1/4πε0 के बराबर होता है। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है। एप्सिलॉन नोट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता। और ये के एप्सिलॉन नोट, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि दो आवेशों के मध्य माध्यम कौन सा है और आवेशों के बीच में माध्यम के अनुसार बल कैसे बदलता है। कूलाम के नियम से रिलेटेड ये सारे कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में रखें, और कुछ सिंपल सी मैथमेटिकल अप्रोच आपने बड़ी क्लियरिटी से कर ली तो कूलाम के नियम से आने वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए इन अप्रोच को अच्छे से पढ़ो। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस बारे में भी हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य दूरी लगभग 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य कूलाम बल का मान बताओ। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य की दूरी 0.5 गुणा 10⁻⁻10 मीटर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य कूलाम बल का मान बताओ। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सबसे बेहतरीन अप्रोच यही है कि आप पहले ऑप्शन को भी देखें। आपके पास 4 ऑप्शन है जिनमें मान समान है, बस 2 ऑप्शन में, या पहले आप इसको ये दोनों को देखो, इनके मान समान है, बस यहाँ प्लस है या माइनस है। इन दोनों के मान समान है, यहाँ प्लस है या माइनस है। इसका मतलब ये क्वेश्चन एक क्लियरिटी तो ये करना चाह रहा है कि मान प्लस में आएगा या माइनस में। दोस्तों, इसका जवाब तो यहाँ से है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य
जो बल लगेगा आपको पता है दोनों में कौन सा बल होगा, अट्रैक्शन या आकर्षण। और आकर्षण को हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव। जो भी बल आएगा उसको हम प्लस में मान सकते हैं। इसका मतलब ये और ये तो जवाब नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के मान माइनस में है और इन दोनों के बीच आकर्षण है, इसलिए या तो ए होगा या बी होगा। मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके भी बता रखा हूं और कहां तक आपको सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एग्जाम में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के मार्क्स नहीं है, एग्जाम में सही आपका ऑप्शन चुनने के मार्क्स है। तो प्लस और माइनस, प्लस का मतलब अट्रैक्शन और माइनस का मतलब रिपेल या प्रतिकर्षण। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन का आवेश +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, दोनों के बीच की दूरी 0.5 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। कूलम बल का फॉर्मूला KQ_P प्रोटॉन, KQE इलेक्ट्रॉन अपॉन r²। K की वैल्यू 9 गुणा 10⁻⁹, उसके बाद प्रोटॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश समान ही होता है, बस इलेक्ट्रॉन पर माइनस में और प्रोटॉन पर प्लस में। और दोनों के बीच की दूरी 0.5 × 10⁻10 का स्क्वायर। हमने क्या किया, पावर वाली जो संख्याएं हैं उसको एक तरफ ले लिया। 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 पावर में है 10⁻9 और -19 कितने हो गए, -38। नीचे 0.5 दो बार आएगा, 0.5 गुणा 0.5 और ये -20। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसको एज इट इज उतार दिया और प्लस के 29 और माइनस के 38। और इसमें से माइनस के 38 में से प्लस के 29 गए तो कितने बचे, -9। दोस्तों इस संख्या को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका जवाब देखो, ये संख्या है, इससे कोई पॉइंट में 1 या 2 का फर्क पड़ सकता है, ज्यादा का नहीं। -9 है। अब ऑप्शन में या तो 18 है या -8 है, तो 9 के आसपास कौन आएगा, -8 आपका आंसर ए। सॉल्व करना चाहते हैं, ऊपर वाली संख्या को गुणा करके 25 का भाग देंगे, 92.16 × 10⁻⁻9। 92.16 को 9.216 × 10 × 10⁻⁻9 और ये इसमें से घट जाएगा और आंसर -8 आ जाएगा। और प्लस में, क्योंकि दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रखा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य आकर्षण है और आकर्षण को प्लस में और प्रतिकर्षण को माइनस में आप मान सकते हैं, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। और इस क्वेश्चन की क्लियरिटी कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शन को देखना है, कहाँ तक सॉल्व करना है, इस चीज़ों को आप ज़बरदस्ती आप इसको इससे गुणा करें, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले 4 ऑप्शन को देखें, यहाँ तक आपकी अप्रोच, मैं तो कहता हूँ इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मल ऐसे भी देखोगे, माइनस के 20 ऊपर गया 29, माइनस के 38, माइनस के 38 में से 29 तो -9, मतलब आसपास -8 के आएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 9.2 × 10⁻⁻8 न्यूटन। दोस्तों एग्जाम में यही अप्रोच है। अब आप ये लेके इनको गुणा करके और वहां तक फंसे रहे। हाँ एग्जैक्ट, अगर आपको ये 4 ऑप्शन ज्यादा डिफरेंट देता तो आपको और डिटेल करके और आंसर लाने की जरूरत है, लेकिन यही होता है कि एग्जाम का लेवल, चीजें आपको सभी एग्जाम के लिए लगभग बराबर पढ़नी है। क्वेश्चन की अप्रोच एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग होगी। अगर एग्जाम का लेवल कम है तो ऐसा ऑप्शन, थोड़ा और टफ है क्वेश्चन यही, ऑप्शन अलग अलग, ताकि बच्चा लास्ट तक सॉल्व करें और पॉइंट में भी अगर कुछ मिस्टेक हुई तो गलत आंसर आ जाएगा। इसलिए फिजिक्स में आपकी मैथमेटिकल अप्रोच और साथ में क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन के साथ साथ आप चीज़ों को सोचेंगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा।
कूलॉम नियम से एक और क्वेश्चन देखिए। दो समान आवेश 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। एक दूसरे पर जो बल लग रहा है वो 0.144 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित हो रहे हैं दोनों आवेश। आवेशों का परिमाण ज्ञात करो। आवेशों का परिमाण ज्ञात करो, मैग्नीट्यूड। दो समान आवेश है, समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित होंगे। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, बल बता रखा है। 4 ऑप्शन आपके पास है। पहले तो इस क्वेश्चन से ये पता लगा कि दोनों आवेश समान हैं, Q1 बराबर Q2 है, इसलिए हम उसको Q मान लेते हैं। दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर को मीटर में 5 गुणा 10 की पावर -2 मीटर मान लेते। बल 0.144 न्यूटन है। हमने फॉर्मूला लगाया कि F बराबर KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F का मान दे रखा है, K का मान आपको पता होना चाहिए, दोनों समान है इसलिए Q स्क्वायर, R का मान मीटर में बदल लिया, ये आ गया। अब इसको इधर लेके आ गए और ये इधर, तो 9 × 10 की पावर 9 गुणा Q स्क्वायर बराबर 0.144 इंटू 25, 5 को 5 से गुणा कर दिया और 10 की पावर -4। Q स्क्वायर निकालना है तो ये नीचे आ गया और इसको सॉल्व किया, 25 को इससे गुणा किया तो कितना आएगा 3.6, इसमें 9 से डिवाइड करना है, ये 9 माइनस का ऊपर चला जाएगा और 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। Q स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ये पता लगी कि इसका भाग इसमें देंगे तो 0.4 और माइनस में 13 आ गए। अब पॉइंट को हटाना है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 का भाग दे दें। ये प्लस का इधर जाएगा माइनस में, Q स्क्वायर की वैल्यू 4 गुणा 10 की पावर -14 हो गई। अब Q स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 4 को 2 पार्ट में 2 गुणा 2 और 14 को 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। अब यहाँ से Q निकालना है तो ये देखो Q स्क्वायर बराबर इतना है तो Q बराबर ये हो जाएगा कूलॉम। अब ऑप्शन में ऐसा है नहीं कि 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलॉम हो जाए, माइक्रो कूलॉम में पूछ रहा है। तो देखो माइक्रो कूलॉम का मतलब होता है 10 की पावर -6, तो -7 को -6 में बदलना है। तो क्या करो, इस 2 को 0.2 लिखो, ध्यान से देखिए, 2 को 0.2 लिख दें तो यहाँ 10 की पावर -7 से -6 रह जाएगी। तो कितना हो गया, 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलॉम बोलो या 0.2 गुणा 10 की पावर -6 कूलॉम बोलो। इस 2 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 बराबर 0.2 गुणा 10, तो 0.2 गुणा 10 किसके बराबर हो गया, 2 के। तो यहाँ ऐसा लिख सकते थे अपन कि 0.2 गुणा 10, 2 लिखो चाहे 0.2 गुणा 10 लिखो, बात एक ही है। अब ये प्लस में है, अब 2 को जब आप इतना लिखे और यहाँ पर क्या रहेगा, 7 का 7 ही है। अब यहाँ प्लस का 10 है और यहाँ माइनस में कितना आ रहा है, 10 की पावर 7, तो ये 10 की पावर 1 है। -7 में से तो कितना बच गया, -6, और -6 क्या होता है, माइक्रो कूलॉम, इसलिए Q बराबर 0.2 माइक्रो कूलॉम हो गए। सिंपल सी बात है दोस्तों, 2 गुणा 10 की पावर -7 को 0.2 गुणा 10 की पावर -6 कूलॉम लिख सकते हैं, और -6 का मतलब है माइक्रो, इसलिए आंसर क्या आ गया, C। एक सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन देखिए, और आपको इसको सीधा याद रखना है। एक आवेशित वस्तु है जिसमें आवेश है Q, उसको आपको 2 भागों में बांटना है। आप उस वस्तु के किस प्रकार से टुकड़े करें कि जो 2 टुकड़े हैं उनके मध्य बल अधिकतम लगे। आपके पास एक वस्तु है, इसको आप कहाँ से काटें, जैसे यहाँ से तोड़ा आपने, एक इधर, अब इन दोनों के बल मध्य बल जो लग रहा है वो, मान लो आप इसको बिल्कुल बीच में से काट के और फिर अलग कर दिए, तो सबसे अधिकतम बल तभी लगेगा जब Q आवेश वाली वस्तु
आधे आधे आवेश में दो समान आवेशों में बट जाएगी। अगर इस पे 4 कूलाम है, इसको 2 कूलाम वाली 2 भागों में बांट दिए तब इसमें बल अधिकतम होगा। बात समझ में आ गई? Q आवेश वाली वस्तु को यदि 2 समान भागों में बांटा जाए तो उन दोनों भागों के मध्य लगने वाला बल मैक्सिमम होगा। मान लो एक 1/4 हो और एक 3/4 हो, बाकी कैसे भी टुकड़े कर लो, लेकिन सबसे मैक्सिमम फोर्स तब ही लगेगा जब उस Q आवेश वाली वस्तु को Q/2 और Q/2 दो अलग अलग समान आवेशों में आप बांट देंगे। बराबर भागों में बांटना है, बल अधिकतम होगा। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, 2 समान और विपरीत आवेश है जिनका आवेश 1.3 × 10⁴ कूलाम है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य लगने वाला बल 0.9 न्यूटन है। बीच की दूरी आपको r निकालनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों, क्वेश्चन से पता लगा है Q1 बराबर है Q2 के, जिसको हम Q मान रहे हैं, और इसका आवेश आपको बता रखा है 1.3 × 10⁴ कूलाम। बल कितना दे रखा है? 0.9 न्यूटन। आपको दोनों के बीच की दूरी निकालनी है r। फॉर्मूला r² निकालना है तो ये बटे में आ जाएगा। k की वैल्यू Q1 Q2 बराबर है, इसलिए सेम वैल्यू। f का मान 0.9। r² में हमने क्या किया, जो घाते हैं उनको सॉल्व कर लिया। कितनी? 9, 4 13 और 4 17। बाकी को 9 × 1.3 × 1.3 बटे में 0.9 और यहाँ 10⁻17। अब हमने क्या किया, यहाँ से ये पॉइंट हटाया, तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ क्या लिख देंगे? 10। ये आप जानते हैं, ये पॉइंट हट गया, यहाँ 10 आ गया। 9 से 9 कट गया, ये दोनों लिख दिए, और 10 की पावर कितनी बढ़ गई? 1 और 18 हो गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10⁻18 को 10⁻9 × 10⁻9। इसको और सरल तरीके से 1.3 × 10⁻9, 1.3 × 10⁻9। ये किसकी वैल्यू है? r² की। तो r की वैल्यू ये देखो, ये स्क्वायर ही है, तो r बराबर 1.3 × 10⁻9 मीटर आंसर आ जाएगा। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैंने आपको याद करने के लिए बोला है, याद आना चाहिए। 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम आवेश में। और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और जितना भी आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणजी होगा, इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल ही होगा, इंटीजर होगा। यहाँ पर n की वैल्यू पूर्णांक होगी। इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र अस्तित्व वाला सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन है। और एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया है कि अगर Q आवेश है और उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना हो तो बराबर बराबर में बांटो, ताकि इन दोनों बटे हुए आवेशों के बीच में बल मैक्सिमम हो। बल मैक्सिमम कराने के लिए आवेश को Q/2 और Q/2 की फॉर्म में बांटना होगा। एक और कॉन्सेप्ट देखिए जिससे कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो F है, उनके मध्य की दूरी को 4 गुना कर दिया जाए तो आवेशों के मध्य बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 आवेशों के मध्य F बल है, उसके मध्य की दूरी को 4 गुना करने पर इन आवेशों के मध्य बल क्या होगा? 4 ऑप्शन है। पहले तो आप जो बल दे रखा है F, उसका फॉर्मूला देखें। F बराबर K Q1 Q2/r²। अब आप क्या कर रहे हैं? दूरी को 4 गुना कर रहे हैं। तो 4 गुना करने के बाद जो बल आ रहा है उसको मैं F2 बोल रहा हूँ। K Q1 Q2 सेम है, दूरी r से 4 गुना तो 4r का स्क्वायर कर दिया। F2 बराबर K Q1 Q2/4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16r²। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, F2 बराबर K Q1 Q2r² इंटू में 1/16।
मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये साफ साफ दिखे कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर है, एफ के। तो एफ इंटू 1/16 या क्या लिख सकते हैं, F/16। आंसर डी हो जाएगा। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी को 4 गुना कर दिया जाए तो बल 16 गुना कम हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको सीधी बातें बता रहा हूं, अगर आपको लगे तो आप एक एक कॉन्सेप्ट या एक एक स्टेप को प्रूव करके भी देख सकते हैं। हम जानते हैं कि कूलाम नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, इनवर्स स्क्वायर रूल या लो। बल जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर आपको दूरी घटाने या बढ़ाने के बारे में बोले तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले आपके पास मान लीजिए दूरी r है और बल F है। स्टार्टिंग में अगर आपको दूरी 2 गुना करने को बोला जाए, मतलब 2r कर दिया अगर दूरी को, तो बल F/4 मतलब पहले का 1/4 हो जाएगा, F/4। अगर दूरी 3 गुना कर दी जाए मतलब 3r, तो बल F/9 9 गुना कम। अगर दूरी 4 गुना कर दी जाए 4r, तो बल F/16 16 गुना कम, क्योंकि आपको पता है अगर दूरी बढ़ेगी तो बल का मान कम होगा। इस बात को ध्यान में रखें। अगर अब दूरी घटानी है तो बल बढ़ेगा। अगर दूरी आधी हो गई मतलब r/2, तो बल 4 गुना। यदि दूरी 1/3 हो गई r/3, तो बल 9 गुना। और यदि दूरी 1/4 हो गई r/4, तो बल 16 गुना हो जाएगा। दूरी बढ़ने पर बल कम होता है और दूरी घटने पर बल ज़्यादा होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं अप्रोच के आसपास पूछा जाता है। आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं 3 कॉन्सेप्ट ये और 3 कॉन्सेप्ट ये। 2 गुना कर दिया दूरी को, बल F/4 1/4 रह जाएगा। उल्टा भी पूछ सकता है कि अगर बल F/4 रह गया तो दूरी कितनी हो गई, डबल। F/9 रह गया 3 गुना, F/16 या 16 रह गया 4 गुना कर दिया आपने दूरी। अगर बल 4 गुना हो गया तो दूरी आधी हो गई, बल 9 गुना हो गया, दूरी 1/3 या r/3 हो गई, बल 16 गुना हो गया, r/4 या 1/4 कर दी गई है दूरी। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि दूरी को कर दिया कितने गुना, 4 गुना, तो बल हो जाएगा F/16। आंसर ये आ जाता, आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप एक एक स्टेप को सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अगर दूरी 2 गुना करेंगे बल F/4, 3 गुना करेंगे F/9, ये सारी चीज़ें प्रूव होगी। और आपको पता है कि कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ से भी एग्जाम में बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी आप तरीके से समझें और इन बातों को देखें, खुद सॉल्व करके देखें। एक बार r/3 करके देखें कि आप बल पहले का 9 गुना आ रहा है क्या। कैसे सॉल्व करना है मैंने एक सॉल्व करके बता दिया है। आराम से आप सारी अप्रोच को सॉल्व कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए। 2 चालक गोले हैं। पहली बात, गोले चालक हैं और चालक गोलों के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि आवेश उनकी सतह पर रहता है, एक दूसरे से बहुत दूरी पर है। इनमें से एक छोटा गोला है जिस पर आवेश है Q। मैंने यहाँ पर बनाया छोटा गोला जिस पर आवेश है Q। एक बड़ा गोला है, बड़े गोले की त्रिज्या छोटे गोले से 2 गुनी है। इसकी त्रिज्या r है तो इसकी 2r है। यह उदासीन है, प्रारंभ में यह उदासीन है। फिर क्या हुआ, इन दोनों गोलों को एक चालक तार से जोड़ दिया जाता है, कांटेक्ट कर दिया जाता है। तो छोटे और बड़े गोले पर आवेश, जब भी कांटेक्ट वाली कंडीशन हो, कोई फ्रिक्शन नहीं है, केवल तार जोड़ा गया है, तो याद रखें इसका जो Q आवेश है ये r त्रिज्या का गोला है, ये 2r त्रिज्या का गोला है। ये जो आवेश इस पर रहेगा
इस पर आवेश 2 गुना रहेगा, क्योंकि अगर त्रिज्या 2 गुनी है तो ये आवेश भी जितना इस पे है 2 गुना इस पर होगा। आप तो ये सोचो। अब आपके पास आवेश कितना है Q। Q को आपको ऐसे बांटना है कि 1 गुना इस पर और 2 गुना इस पर। आप नॉर्मल यूँ भी सोच सकते हैं कि Q को 3 भागों में बांटना है, जिसमें से एक भाग तो इसके पास रहेगा Q/3 और इसका 2 गुना Q/3 इसके पास रहेगा। आंसर ये आ जाएगा। अगर कोई चालक गोला है, घर्षण नहीं हो रहा है, प्रेरण नहीं हो रहा है, केवल चालक तार से जोड़ा गया है, तो उनके साइज के अकॉर्डिंग आवेश क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। जिसकी त्रिज्या 2 गुनी है उस पर 2 गुना आवेश, जिस पर त्रिज्या r है या जिसकी 2 गुनी है उस पर 2 गुना, और दूसरे वाले पर सिंगल 1 गुना आवेश होगा। अब 1 गुना कितना होगा, आपके पास टोटल आवेश Q है तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। इस पर Q/3 तो इसका 2 गुना क्या होगा, 2Q/3। 2 प्रोटॉन 10 नैनोमीटर की दूरी पर रखे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लोग क्या पढ़ते रहते हैं और एग्जाम में ऐसा सवाल आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 प्रोटॉन 10 नैनोमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल जिसको Fn, और विद्युत चुंबकीय बल Fe, कूलाम बल भी विद्युत चुंबकीय बल है। तो इनमें से सही संबंध, क्या दोनों बल बराबर होंगे? E बहुत ज़्यादा होगा न्यूक्लियर फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा किससे, न्यूक्लियर फोर्स से, या न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगा, या दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा। एक बात याद रखें, एक लिमिट है, इसको अच्छे से समझ लें। अगर 10 की पावर -15 मीटर आवेश इससे ज़्यादा दूरी पर है तो याद करो कूलाम बल लगेगा, विद्युत चुंबकीय बल लगेगा, और इससे कम दूरी पर है तो नाभिकीय बल लगेगा। ये लिमिट याद रख लो, 10 की पावर -15 मीटर से। और मैंने कहा भी है कि कूलाम बल 10 की पावर -15 मीटर से ज़्यादा दूरी वाले आवेशों के मध्य ही लग पाएगा। इससे कम लगेगा, इससे कम दूरी होगी तो नाभिकीय बल। अब क्वेश्चन देखो, 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर का मतलब है 10 × 10 की पावर -9, और इसका मतलब है 10 की पावर -8। 10 की पावर -8 10 की पावर -15 से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो नाभिकीय बल तो नगण्य मात्रा में लगेगा। उस पर कौन सा बल लगेगा, विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल का मान बहुत ज़्यादा होगा नाभिकीय बल से। एक जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, उसी से क्वेश्चन जो पूछा गया वो देखिए। आपके पास एक आवेश है Q, उस Q को स्मॉल q और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q आवेश के 2 हिस्सों में विभक्त कर दिया गया और कुछ निश्चित दूरी पर रखते हैं। इसमें जो आपस में प्रतिकर्षण लगेगा, देखो जो भी आवेश Q है 2 भागों में बटेगा तो आवेश तो समान ही रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस। तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। और ये प्रतिकर्षण बल अधिकतम कब होगा, जब Q का मान क्या होगा, Q/2। Q का मान क्या होगा, Q/2। अगर एक आवेश Q को समान 2 भागों में Q/2 और Q/2 में बांट दें तो उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल या जो भी फोर्स उनके मध्य लग रहा है, विद्युत चुंबकीय बल, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन दोस्तों अगर किसी एक पर्टिकुलर आवेश पर अलग अलग आवेशों द्वारा बल लग रहा है तो उसे हम समझ सकते हैं विद्युत बलों के अध्यारोपण सिद्धांत से, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप देखिए। विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां पर एक आवेश है जिसको हम कह रहे हैं परीक्षण आवेश Q। इस आवेश पर इसके आसपास Q1, Q2, Q3 3 चार्ज है। अब तक हम देख रहे थे कि 2 आवेशों के मध्य अगर आपको बल के बारे में पता करना है
तो Q1 Q2 अपॉन में दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। लेकिन अभी यहां पर एक से ज्यादा आवेश है, तब आपको अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना है। इस आवेश पर जो बल लगेगा, एक बल लगेगा Q1 की वजह से, उसको हम कहेंगे आवेश। इसको 0 अगर मान लें तो 0 पर, या Q0 कह देता हूं, Q0 पर Q1 के कारण लगने वाला फोर्स, 1 के कारण लगने वाला फोर्स, फिर ये भी लगाएगा इस पर फोर्स, 2 के कारण लगने वाला फोर्स ये भी लगाएगा। इन तीनों के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसका सदिश योग, वेक्टर सम या वेक्टर एडिशन अगर आप करेंगे तो आपके पास इस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल आ जाएगा। दोस्तों सदिश क्यों कह रहे हैं? मान लो ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, तो फिर ऊपर से और लग रहा है, तो तीनों का बल किस डायरेक्शन में परिणामी रूप में जाएगा वो भी पता होना जरूरी है। क्योंकि जब सदिश शब्द आ गया तो दिशा का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा आपने। बिल्कुल सिंपल सी बात है, उलझने जैसी कोई बात नहीं है। और मैंने आपको बताया भी था कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लो ये आवेश है Q0, परीक्षण आवेश, इस पर बल लग रहा है, उसको हम देख रहे हैं। मान लो हम पहली कंडीशन में इन दोनों के मध्य आवेश की बात करेंगे या इन दोनों के मध्य बल की बात करेंगे, तो क्या इन दोनों से फर्क पड़ेगा? नहीं। इन दोनों के मध्य लगने वाला कूलाम बल फिक्स है, उसका इन दोनों की स्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा उसका भी इन दोनों की स्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए Q या Q0 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स, सभी आवेशों द्वारा लगाए गए स्वतंत्र अलग अलग कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, किसी एक आवेश पर अलग अलग आवेशों द्वारा जो बल लग रहा है वो स्वतंत्र रूप से पहले एक एक के लिए निकाल लो, पहले इसके लिए निकाल लो, फिर इसके लिए निकाल लो, फिर इसके लिए निकाल लो, और सबका सदिश योग कर दो। और सदिश योग का मतलब है दिशा का ध्यान रखो। इस अध्यारोपण के सिद्धांत से पहला सिंपल क्वेश्चन देखिए, आपके पास 3 बिंदु आवेश है, प्लस Q प्लस Q प्लस Q, मतलब तीनों आवेश समान है। वो क्रमशः 0, 0.20, 0.40 मीटर की दूरी पर है और इनके मध्य आवेश पर दोनों के कारण परिणामी बल ज्ञात करो। मतलब क्वेश्चन की सिचुएशन ये है कि एक प्लस Q आवेश यहाँ है, यहाँ से 0.20 मीटर पर एक और प्लस Q आवेश है, यहाँ से 0.40 मीटर पर एक और प्लस Q आवेश है। अगर आप इस पूरे को x मान लो तो x बराबर 0 पर है प्लस Q आवेश, x बराबर 0.20 मीटर का मतलब है 20 सेंटीमीटर, और x बराबर 40 सेंटीमीटर पर है एक और आवेश। तीनों आवेश समान है, उसको हम कह रहे हैं प्लस Q। क्वेश्चन क्या है? इस बीच वाले आवेश पर इन दोनों के द्वारा जो बल लग रहा है उसका परिणामी बल का मान बताओ। अब देखो, पहले आपको इस पर इस नियम के हिसाब से सोचना है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। पहले इसके द्वारा इस आवेश पर, हमारा परीक्षण आवेश कौन सा है? बीच वाला परीक्षण आवेश। तो इस पर ये आवेश बल लगाएगा प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों प्लस है तो इसकी दिशा तो होगी इधर, और ये आवेश भी इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इसकी दिशा होगी इधर। कहने का मतलब बीच वाले आवेश को अगर 2 मान लें तो 2 पर 1 के द्वारा लगाए गए बल की दिशा इधर होगी, और 2 पर 3 के द्वारा लगाए गए बल की दिशा इधर होगी। पहले आपने दिशा अच्छे से कैलकुलेट कर ली। फिर देखो F21, 2 पर 1 के द्वारा जो बल लगेगा वो ये ध्यान रखना है,
दोनों के बीच की दूरी 0.20 मीटर। देखो K Q1 Q2 दोनों समान है, इसलिए Q स्क्वायर, बीच की दूरी इतने मीटर स्क्वायर। इस 2/3 के द्वारा तो अब ये होगा। अब बच्चा गलती से 0.40 रख देगा। 0.40 मीटर तो यहां से यहां की दूरी है, आपको तो केवल यहां की निकालनी है, तो ये तो आधी है, कितनी 0.20। तो देखो के क्यू स्क्वायर और दोनों के बीच की दूरी वही 0.20। आप देख पा रहे होंगे F21 2 नंबर वाले आवेश पर 1 के द्वारा लगाया गया बल ये है, और 2 नंबर वाले आवेश पर 3 के द्वारा लगाया गया बल ये है, और दोनों की मान समान है। जब इसका मान इसके समान है लेकिन दिशा विपरीत है, ये इसको इधर भेज रहा है, ये इसको इधर भेज रहा है, दोनों समान है, इसलिए 2 पर परिणामी बल का मान 0 आ जाएगा। ध्यान से देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत। 3 आवेश है, तीनों समान है। यहां सबसे मजेदार बात है कि तीनों के बीच की दूरी आपस में समान है, यहां से यहां तक की भी 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की भी 20 सेंटीमीटर। अगर ऐसा है तो इस बीच वाले आवेश पर इन दोनों आवेशों के द्वारा लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। इसके द्वारा लगने वाला बल ये रहा, इसके द्वारा लगने वाला बल ये रहा, ये इस आवेश को इधर भेजेगा, ये इधर भेजेगा, दोनों बल बराबर है, कहीं नहीं जाएगा, इसलिए परिणामी बल 0 हो गया। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। ये तो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं कि इस वे में आपको सोचना है, वरना जैसे जैसे आप अभी आगे पढ़ेंगे, देखो आवेश समान है, बीच की दूरी समान है, इसका मतलब बचा है क्या, फिर ये दोनों बल बराबर होंगे, बस दिशा विपरीत है, तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। और हर बार मैं कह रहा हूं, फिजिक्स में अगर आपको कमांड बनानी है तो वीडियो को बार बार पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको आसान लगेगी फिजिक्स, और उतना ही जल्दी सिलेबस आप कवर कर पाएंगे। जितना ज़्यादा बार रिपीट करोगे, एक बार मेरा वीडियो देख लिया, एक बार कोई और बुक पढ़ ली, फिर उसके बाद तीसरी बुक पढ़ ली, कभी भी आपको फिजिक्स समझ में नहीं आने वाली है, और ना ही एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले। जितनी भी बार पढ़ना है, जो वीडियो आपको ऐप पर प्रोवाइड हो रहे हैं, उनको बार बार पढ़ो, एक बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, आपको खुद ब खुद कॉन्सेप्ट का पता लगेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, उतना ही आपका एग्जाम का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। बलों का अध्यारोपण का कॉन्सेप्ट और उससे क्वेश्चन कैसे आएगा, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। इसलिए चीज़ों को और कॉन्सेप्ट को और एग्जाम के क्वेश्चन, तीनों सारी चीज़ों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। यही है कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी का कनेक्टिविटी, सारी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करके, ताकि बस अपना टारगेट है सिलेक्शन, एग्जाम का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट है न्यूट्रल पॉइंट या उदासीन बिंदु। 2 आवेशों के मध्य वह स्थान जहां पर किसी भी आवेश को रखा जाए तो उस पर बल नहीं लगे, वह बल का अनुभव नहीं करे, उदासीन बिंदु कहलाता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए। 2 बिंदुवत आवेश है, 9 माइक्रोकुलाम और 1 माइक्रोकुलाम, दोनों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी है। उसे मिलाने वाली रेखा में तीसरा आवेश 1 माइक्रोकुलाम कहाँ रखा जाए वो स्थिर रहे। मतलब 1 माइक्रोकुलाम को अगर आप उदासीन बिंदु पर रख देंगे तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा और ये स्थिर रहेगा। आपके पास ये 3 ऑप्शन है। इस तरीके के न्यूट्रल पॉइंट या उदासीन बिंदु वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। एक बार मैं फिर कह रहा हूं, 2 आवेश का मान दे रखा हो, दोनों के बीच की दूरी दे रखी हो, और ये पूछा जाए कि एक आवेश को इनके बीच कहाँ रखें कि उस पर बल नहीं लगे, या बल का मान 0 हो। कुल बल का मान लगेगा तो सही बल तो, लेकिन कुल बल का मान 0 हो, और उस पॉइंट को कहेंगे उदासीन बिंदु। कैसे निकालते हैं देखिए। ये 9 माइक्रोकुलाम आवेश है, ये 1 माइक्रोकुलाम आवेश, दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर।
आपको उदासीन बिंदु निकालना है। जो आपको आवेश दे रखे हैं उनको अनुपात में लिखो, उसको अंडर रूट कर दो, 3:1। ये दूरी का अनुपात आ गया। टोटल जो भी दूरी है बड़े आवेश से 3 अनुपात और छोटे आवेश से 1 अनुपात दूरी पर होगा उदासीन बिंदु। अब आपसे कोई पूछे कि 9 माइक्रो कूलम से कितनी दूरी पर होगा, तो कुल दूरी 10 सेंटीमीटर, और बेसिक फॉर्मूला आप जानते हैं कि 9 का अनुपात कितना है 3, कुल अनुपात 4/10, 7.5 सेंटीमीटर आ गया। 1 माइक्रो कूलम से दूरी कितनी होगी 1/4 गुणा 10, तो जवाब हो जाएगा 1 माइक्रो कूलम से 2.5 सेंटीमीटर दूर। उदासीन बिंदु ये याद रख लें, ज्यादा आवेश वाले से दूर होगा और कम आवेश वाले से पास में होगा। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पता नहीं हो और जनरल सी बात पता हो तो भी इन तीनों ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना सा कि उदासीन बिंदु ज्यादा आवेश वाले से दूर और कम आवेश वाले के पास होगा। अब ये क्या कह रहा है, 10 में से 9 माइक्रो कूलम से 2.5 सेंटीमीटर, कोई मतलब ही नहीं है। दोनों के बीच तो तब होता जब दोनों आवेश बराबर होते। अगर दोनों आवेश बराबर होते तो उदासीन बिंदु एकदम फिक्स बीच में होता। इसलिए जवाब क्या हो गया, छोटे वाले के पास में होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? ये अनुपात निकालना कैसे आपको पता लग गया। आवेश को लिख दो, अंडर रूट लगा दो, जो अनुपात आए वही दूरी का अनुपात है। 9 माइक्रो कूलम से 3 अनुपात दूरी, 1 माइक्रो कूलम से 1 अनुपात दूरी, तो टोटल अनुपात कितना हो गया 4। तो 3/4 गुणा 10, 1 अनुपात 1/4 गुणा 10। ये तो आप जानते ही हैं अनुपात कैसे निकाला जाता है। 9 का अनुपात बटे कुल अनुपात गुणा कुल दूरी, 1 का अनुपात बटे कुल अनुपात इंटू कुल दूरी। लेकिन आप इस चीज को ध्यान में रखो, क्वेश्चन देखा, उदासीन बिंदु पूछ रहा है, भारी वाले से दूर होगा और छोटे वाले से या कम आवेश वाले से, भारी नहीं बोल सकते, ज्यादा आवेश वाले से दूर होगा उदासीन बिंदु और कम आवेश वाले के पास में होगा। देखो 9 माइक्रो कूलम से 2.5 सेंटीमीटर, तो 1 से कितना हो गया 7.5, नहीं हो सकता ऐसा। दोनों बराबर कब होते, जब दोनों आवेश बराबर होते हैं। तो बिना कोई कैलकुलेशन के ही आंसर ये आ जाता। बस आपको इतना पता होना चाहिए, 5 बार मैं आपको कह चुका हूं, ज्यादा आवेश वाले बिंदु से दूर और कम आवेश वाले बिंदु के पास। और कितना पास और कितना दूर ये देखिए, जो भी आवेश दे रखा है उसका अंडर रूट निकालो। भारी या ज्यादा आवेश वाले से 3 अनुपात दूर और इसके 1 अनुपात पास। एक सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चारों लाइन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखें। स्थिर विद्युत अवस्था में चालक के लिए गलत कथन चुनिए। पहला, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, बिल्कुल सही है। एक एक लाइन याद भी रखनी है। चालक के अंदर विद्युत विभव शून्य होगा, सॉरी विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव नहीं। विद्युत विभव चालक के संपूर्ण आयतन में नियत रहता है, यह भी बिल्कुल सही है। और चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत होता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह पूछ रहा गलत कौन सा है, संपूर्ण आवेश चालक के अंदर रहता है, यह बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का जवाब यह है, क्योंकि संपूर्ण आवेश चालक के अंदर नहीं उसकी सतह पर होता है। और बाकी ये तीनों कथन आप अच्छे से याद रख लो। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, विद्युत विभव चालक के संपूर्ण आयतन में नियत रहेगा और चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत होगा। चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत होगा। संपूर्ण आवेश चालक के अंदर नहीं, चालक की सतह पर होगा। विद्युत विभव चालक के संपूर्ण आयतन में नियत रहेगा और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, शून्य। चारों स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं न कहीं ये चारों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों, दो आवेशों के मध्य वह बिंदु जहां पर दोनों के द्वारा लगाया गया बल शून्य हो उसे हम क्या कहेंगे, या दोनों के द्वारा लगाया गया कुल रिजल्टेंट फोर्स शून्य हो उसे उदासीन बिंदु कहेंगे। उदासीन बिंदु से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और जिस अप्रोच के साथ पूछे जाते हैं वो भी हम बात कर रहे हैं। बस आप एक चीज़ याद रख लें कि जो ज़्यादा आवेश है या जो बड़ा आवेश है उसका प्रभाव दूर तक रहेगा और जो छोटा आवेश है उसका प्रभाव पास तक रहेगा, क्योंकि छोटे का प्रभाव है तो कम दूरी तक ही रह पाएगा और बड़े आवेश का प्रभाव ज़्यादा दूरी तक रह पाएगा। एक कंडीशन तो ये याद रखना। और दूसरा, हम जो उदासीन बिंदु ढूंढेंगे वो छोटे आवेश से ढूंढेंगे, क्योंकि छोटे आवेश से दूरी क्या होगी उसकी कम होगी। बस ये दो लाइनें याद रखना है, उदासीन बिंदु आपको आराम से समझ में आएगा। देखिए, दो बिंदु आवेश है +1 माइक्रोकूलाम और -4 माइक्रोकूलाम। ये x अक्ष पर निर्देशांक x बराबर a और x बराबर 3a पर है प्लस में। उदासीन बिंदु निम्न बिंदु पर होगा। पहले तो आप ये कतई नहीं समझे कि दोनों के बीच की दूरी 3a, ऐसा नहीं है। देखो, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे बनाओ। मान लो यहाँ से आपने ये x अक्ष बनाया तो ये x बराबर 0, यहाँ पर x बराबर a और यहाँ पर x बराबर 3a। x बराबर a पर है 1 माइक्रोकूलाम प्लस का और x बराबर 3a पर है माइनस का 4 माइक्रोकूलाम। पहले तो ये देखो कि दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितनी रह गई, 2a। क्लियर है बात? इस क्वेश्चन से हमने ये सिचुएशन निकाल ली कि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या है, 2a। ठीक है, अगर दोनों आवेश विपरीत है, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो फॉर्मूला कैसे लगाना है देखिए। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है, दोनों आवेशों को लिखना है, बड़ा वाला आवेश छोटे आवेश का कितने गुना है ये निकालना है। अब यहाँ देखो, प्लस माइनस छोड़ो, आप बड़ा वाला आवेश छोटे का कितने गुना है, तो जब ये 1 माइक्रोकूलाम है, ये 4 है तो 4 गुना हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 4 गुना। अब मैंने आपको बोला था कि उदासीन बिंदु की दूरी हम छोटे वाले आवेश से निकालेंगे क्योंकि इसके पास में आएगा। अब एक बात बताओ, जब विपरीत आवेश हो तो क्या इधर हो सकता है उदासीन बिंदु? नहीं, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये यहाँ तो ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो कहीं ना कहीं बाईं तरफ होगा इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में कितना होगा, तो +1 माइक्रोकूलाम से उदासीन बिंदु की दूरी d/√n-1। √n-1 कब आएगा, जब दोनों आवेश विपरीत हो। अब देखो, d का मतलब दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2 है, n का मतलब छोटे आवेश से कितने गुना है बड़ा आवेश, 4 गुना, तो √4 - 1। √4 का कितना आ गया, 2, 2 में से 1 घटा तो कितना आ गया, 1, और इसमें 1 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 2a। और एक और बात, +1 माइक्रोकूलाम से बाईं तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने -2a दूरी लिख दिया। अब यहां से 2a दूरी, तो a चलेगा तो 0 आ जाएगा, और a और चलेगा तो कितना हो गया, -a। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर -a। यहां से 2a चलना है, तो मूल बिंदु से a तो पहले ही दूर है, यहां आ गया मूल बिंदु पर, a और चलेगा तो x अक्ष पर क्या हो गया, -a। और अगर यहां से पूछा जाए यहां की दूरी तो कितना हो जाता, +1 माइक्रोकूलाम से बाईं तरफ 2a दूरी, माइनस इस अक्ष की तरफ है तो यहाँ से भले माइनस कि यहाँ से कितनी है, 2a दूरी, किधर की तरफ, बाईं तरफ। और x अक्ष के हिसाब से देखें तो पहले ही a दूरी पे था, ये मूल बिंदु पर, और यहाँ -a। माइनस, आप सोच रहे होंगे सर यहाँ 2a कैसे आया, समझ गए ना, क्योंकि मूल बिंदु से 1 माइक्रोकूलाम पहले ही a दूरी पर है, तो यहाँ से 2a होगा तो मूल बिंदु से तो -a ही हुआ, इसलिए आंसर ये आ गया। देखो,
एक और इसी पैटर्न पर सिंपल सा, दोनों आवेश विपरीत है, एक माइनस है एक प्लस है, दोनों के बीच की दूरी 15 मीटर, उदासीन बिंदु निकालना है। ध्यान रखना, पहले हमें निकालना है कि इस छोटे वाले से ये कितने गुना है, 16 गुना। उदासीन बिंदु बीच में नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं इधर होगा, और इस छोटे वाले आवेश से उसकी दूरी हम निकाल रहे हैं जिसको x कह रहे हैं, और x को निकालने का फॉर्मूला ये रहा, विपरीत है इसलिए माइनस में, दोनों के बीच की दूरी 15, कितने गुना है, 16 गुना, अंडर रूट 16 माइनस 1 15, अंडर रूट 16 का 4 माइनस 1 3, और छोटे वाले से 5 मीटर दूर होगा आंसर। तो जब यहाँ से 5 मीटर है तो यहाँ से कितना हो गया, 20 मीटर। अगर दोनों आवेश समान हैं तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो। अब ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है, ये 6Q है, ये माइनस 1/6Q है। इसमें जब दोनों समान है तो कहीं ना कहीं उदासीन बिंदु इन दोनों के बीच में ही होगा। पहले तो ये बताओ छोटे वाले आवेश से ये कितने गुना है, तो अगर मैं 1/6 को 36 से गुणा कर दूं तो 6 आ जाएगा, मतलब 36 गुना। n की वैल्यू कितनी, 36 गुना। दोनों आवेश के मध्य की दूरी कितनी, 14 मीटर। d कितना है, 14 मीटर, प्लस अंडर रूट n कितने गुना है, 36 गुना, प्लस 1 अंडर रूट 36 का 6 प्लस का 1 7 हो गया, और 2 मीटर। छोटे वाले आवेश से 2 मीटर दूरी पर उदासीन बिंदु है तो बड़े वाले से कितना हो जाएगा, 12 मीटर। इस तरीके से आप वो पॉइंट निकाल सकते हैं जहां पर दोनों आवेशों के द्वारा लगने वाला कुल बल 0 होगा। एक बार फिर कह रहा हूं, पहले आपको ये देखना है कि दोनों आवेश समान हैं या अलग अलग है। अगर दोनों आवेश सेम है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो ये फॉर्मूला, इसमें d उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, n जो है छोटा आवेश से कितने गुना है बड़ा आवेश, और अगर अनलाइक है 1 + 1 माइनस है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना, आराम से निकल जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन में ध्यान रखना है, आपका आंसर 2A आ रहा है, लेकिन यहाँ 2A नहीं लगाना है, यहाँ पर x बराबर -a लगाना है। क्यों, क्योंकि 2A यहाँ से बाईं तरफ बोल रहा है, वो x अक्ष के बारे में बोल रहा है, तो मूल बिंदु से इधर तो प्लस होता है, इधर माइनस, तो यहाँ से इतना गया तो ये तो प्लस में आ गया और इतना माइनस में, गलती से भी आपको ये नहीं लगाना है, आंसर 2A आ रहा है। इस क्वेश्चन में बच्चा क्या करेगा, फॉर्मूला भी अप्लाई करेगा, 2A आ जाएगा, 2A लगा देगा। 2A तो इसने प्लस में दे रखा है, और प्लस का मतलब यहाँ से 2A तो इनके बीच में आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना, यहाँ से इस तरफ होगा तो इस तरफ 2A होगा और इस तरफ 2A होगा, तो उसको क्या कह सकते हैं, x बराबर -a। तो न्यूट्रल पॉइंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वह अच्छे से ध्यान में रखें। जब इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे वहाँ भी ये उदासीन बिंदु वाला कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन हमने इसको यहाँ पर ही कवर कर लिया है। बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच है, दोनों आवेशों को देखो, अगर दोनों अलग अलग है तो उदासीन बिंदु उनके बीच में नहीं होगा, अगर दोनों समान है तो उदासीन बिंदु उनके बीच में होगा। एक तो ये याद रखना है, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कौन से अक्ष पर बात कर रहा है, गलती नहीं करनी है, थोड़ी सी फिजिक्स वाली बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और n का मतलब है छोटे वाले आवेश से बड़ा वाला आवेश कितने गुना है, इस बात को आप अच्छे से समझ लें। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कूलॉम नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। दोस्तों आपने अभी फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। सदिश रूप में, क्योंकि बल है और बल सदिश राशि है, किस तरफ बल लग रहा है, किस दिशा में बल लग रहा है, इसको हम सदिश रूप में दिखा सकते हैं। तो केवल आपको डेरिवेशन ध्यान से समझना है, क्वेश्चन कैसे आएंगे सदिश रूप से वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते चलूँगा। और जब अपन ने वेक्टर पढ़ा था तब इसके बारे में बेसिक चीज़ें सारी पढ़ ली थी, तो अगर आपको वो चीज़ें अच्छे से पता है तो केवल आपको सीधा डेरिवेशन के इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, ये याद रखना है।
और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आपके पास दो आवेश है, Q1 और Q2। थोड़ी देर के लिए मान लें दोनों समान आवेश है, ये भी प्लस ये भी प्लस। पहले हम Q1 आवेश के बारे में बात करते हैं। Q1 आवेश पर Q2 की वजह से जो बल लगता है वो इधर लगेगा, क्योंकि दोनों समान है तो इसको प्रतिकर्षित करेगा ये। तो F12 का मतलब है Q1 आवेश पर 2 के द्वारा लगाया गया बल। तो F12 इसको मैं लिख रहा हूं सदिश के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब यहां पर R को सदिश रूप में लिखना है। देखिए, यहां पर हम ये कह रहे हैं कि Q1 पर बल लग रहा है Q2 की वजह से, तो R12 Q1 की दूरी किसके सापेक्ष? Q2 के सापेक्ष। R12 को R1 माइनस R2 लिखेंगे, और ये देखिए इसकी दिशा को हम ऐसे लिख सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, R12 और डायरेक्शन इधर, ये प्रारंभ में ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी। तो सिंपल सी बात, और अपन ने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा भी था कि R12 बराबर हो तो R1 माइनस R2, तो R के स्क्वायर में ही आ गया। अब दिशा बताने के लिए आपको याद हो तो एक सदिश होता है इकाई सदिश। इकाई सदिश केवल और केवल दिशा बताने का काम करता है। तो R12 का इकाई सदिश, इसको ऐसे कैसे लिख दिया? इकाई सदिश याद करो, सदिश बटे में सदिश का परिमाण। अगर R12 केप है, इकाई सदिश है, तो ये सदिश और इसका मैग्नीट्यूड, तो ये सदिश और इसका मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड पहले भी यहाँ था तो 2 की जगह 3 हो गया, और इसको ऐसे लिख दिया। और इस सदिश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैंने R12 सदिश को R1 माइनस R2 लिख दिया, और F12 का मान इस तरीके से आ गया। एग्जाम में साफ साफ पूछा जाता है कि सदिश रूप में, कूलाम के सदिश रूप में बल जो है R के क्यूब के समान व्युत्क्रमानुपाती होता है सदिश रूप में, क्योंकि आगे इधर क्या है? सदिश। और सदिश क्या होगा? ये इससे गुणा हो जाएगा तो इकाई सदिश बच जाएगा, वो कट जाएगा। बात वही है, लेकिन सदिश रूप में यहां क्यूब आ गया। अब अगर Q2 पर बल लगाने वाले की बात करें Q1 के द्वारा, तो वो इधर लगेगा F21, सदिश को भी R21, तो R2 माइनस R1, वही फॉर्मूला, बस डायरेक्शन चेंज हो गई है और इस वे में लिखा है। एक एक चीज आप ध्यान से समझें, मैंने आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर ये इनिशियल ये फाइनल है तो R12, और अगर यहां पर इनिशियल और ये फाइनल है तो R21, और R21 को R2 माइनस R1, ये हो गया इकाई सदिश। यहां पर देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सदिश है और ये किसका मान है? इकाई सदिश का। ये इससे गुणा हो गया, क्यूब हो गया, और सदिश को इस फॉर्म में। यहां से एक बात पता लगी कि दोनों के मान बराबर है, लेकिन दिशा विपरीत है। और ये दिशा इसलिए विपरीत है कि R12 केप बराबर माइनस से विपरीत दिशा में R21 केप, और इकाई सदिश दिशा को बताता है। और ये केप का मान मैंने यहां पर दे रखा है। एक क्वेश्चन तो ये सदिश रूप से ही हम प्रूव कर पा रहे हैं कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। F12 बराबर माइनस F21, माइनस मतलब इसके विपरीत दिशा में लगेगा, मान बराबर होगा। कूलाम के नियम के सदिश रूप से क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखिए। दोस्तों,
अगर पहले आपने कूलॉम के नियम का वेक्टर फॉर्म अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप पहले वेक्टर वाला वीडियो देख लें ताकि आपको क्लियरिटी के साथ ये चीज़ समझ में आए। क्वेश्चन देखिए, आपके पास 3 समान आवेश है प्लस क्यू, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। ऐसे ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है, तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इनके शीर्ष पर यहाँ पर भी प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू और यहाँ पर भी प्लस क्यू, ये तीनों जगह पर प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी ए है क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है। एक चौथा आवेश क्यू त्रिभुज के केंद्र पर स्थित है। एक चौथा आवेश आपने यहाँ रखा जिसका मान क्यू है। क्यू के किस मान के लिए सभी आवेश स्थिर रहेंगे, मतलब इस क्यू पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो 0 हो जाए। वैसे तो इस क्यू पर लगने वाला परिणामी बल 0 ही होगा क्योंकि एक बल इधर लगेगा इस आवेश के कारण, इस पर एक बल इधर लगेगा और एक बल इधर लगेगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इसके केंद्र पर स्थित आवेश पर कुल बल क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक बल इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। इन दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री। याद करो, दो सदिश समान हो, जितना बल इधर लगेगा उतना इधर लगेगा क्योंकि यहाँ भी प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है, और दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री है, तो इसका परिणामी सदिश किसी एक सदिश का मान होगा। और एक सदिश इधर जा रहा है, एक उतना ही सदिश इधर जा रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर केंद्र पर बल का मान 0 होगा। तो एक क्वेश्चन तो इस अप्रोच से ये पूछा जाता है कि कोनों पर आवेश समान है, केंद्र पर एक आवेश क्यू है, इस पर परिणामी बल क्या होगा 0। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सभी आवेश स्थिर है, मतलब सारे आवेश और ये आवेश भी स्थिर है, एक जगह है, मतलब इस पर भी परिणामी बल क्या है 0। तो सभी आवेशों पर परिणामी बल 0 होना चाहिए। अब हम इस आवेश को लेके बात कर रहे हैं, ये आवेश इसके अलावा इस आवेश पर भी है। इन दोनों आवेशों की वजह से ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा इधर, जिसको मैं F बोल रहा हूँ। इन दोनों के बीच भी प्रतिकर्षण बल लगेगा F इधर, और दोनों के बीच का कोण कितना होगा 60 डिग्री। और याद करो, दो सदिश और दोनों सदिश समान हैं और बीच का कोण 60 डिग्री है, तो परिणामी सदिश का मान, इन दोनों का परिणामी सदिश एक सदिश का मान गुणा √2। और ये आवेश अगर स्थिर रहेगा कब? जब इस आवेश कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच का जो बल है वो नेट बल के बराबर होगा। और इस कैपिटल Q और इसके बीच की दूरी, ये इसको कहेंगे a/√3 अगर भुजा a है तो। F नेट √3F, और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो, ये दोनों का कोण 60 डिग्री है, इसलिए F नेट √3F आ गया। और इसके विपरीत दिशा में ये इधर लग रहा है और इधर जो बल लग रहा है वो है K कैपिटल Q स्मॉल q, दोनों के बीच की दूरी a/√3 का होल स्क्वायर। F नेट बराबर हो गया इसके। तो देखो, पहले तो ये √3 को मैंने सॉल्व करके रखा है, मान लो F का मान ये है, होगा भी सही, K Q स्क्वायर और दोनों के बीच की दूरी a स्क्वायर। नेट निकालना है, दोनों F है, को 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, 3 बार F स्क्वायर, तो √3F स्क्वायर, F बार हो गया और नेट बल ये आ गया जो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये बराबर है F नेट के, तो ये मैंने K कैपिटल Q स्मॉल q a/√3 का स्क्वायर बराबर √3 और F की वैल्यू यहाँ से रख दी और इसको सॉल्व किया तो ये √3 का स्क्वायर हुआ तो 3 ऊपर, K से K कट गया, Q से एक Q गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर, 3Q बराबर √3 कैपिटल Q
और ये 3 नीचे चला गया, ये देखिए, और 3 को √3 भी कह सकते हैं, तो ये कट गया, और q की वैल्यू q/√3। याद रखें, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो बीच में वही आवेश स्थिर रहेगा जो विपरीत है, तो आंसर -q/√3। या पूरा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पाते हैं ये वाला, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए, पहली, समान आवेश त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के कोनों पर है, मध्य वाले आवेश पर जो भी बल होगा परिणामी बल 0 होगा। अगर ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है, तो यहाँ पर क्या रखें कि सारे आवेश स्थिर रहे, तो जो भी यहाँ पर है उसका अपोजिट, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ -q/√3। तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर दो सदिश है, दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो परिणामी सदिश का मान √3f आएगा। समबाहु त्रिभुज के केंद्र से शीर्ष के बीच की दूरी a/√3 होती है। सदिश को जोड़ के भी मैंने आपके बताया है, और सीधा यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ गया। तो कुछ बातें आपको क्लियरली याद रखनी है, और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ से एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, लेकिन आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। समबाहु त्रिभुज, इसकी एक भुजा A, केंद्र और शीर्ष के मध्य की दूरी a/√3, दो सदिश ये रहे, 60 डिग्री है, इसलिए परिणामी सदिश का मान Q का स्क्वायर, और इनको बराबर किया, और ये जो स्मॉल q है इसका मान आ गया Q/√3। तो ये आप सीधा भी याद रखें, और पूरे क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व किया है उसको भी समझें। एक और आसान सा क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, जिसके आमने सामने वाले कोने पर समान आवेश है। अगर इस पर q है तो इस पर भी q है, इधर भी आमने सामने पर समान है, यहाँ पर स्मॉल q है तो यहाँ भी स्मॉल q है, और इनकी नेचर भी समान है। अब आप देखेंगे इस आवेश पर इसके द्वारा जो बल लग रहा है वो प्रतिकर्षण लगेगा, और इधर जो बल लग रहा है उसके बारे में अगर कोई स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि चारों आवेश स्थिर है, इसका मतलब इधर जो बल लग रहा है वो आकर्षण है। ये जो बल है, ये दोनों बल 90 डिग्री पर है, और बल का मान समान होगा, क्योंकि इधर भी स्मॉल q है, इधर भी स्मॉल q। और आपको पता है कि दो सदिश 90 डिग्री पर हो तो परिणामी सदिश का मान √2 और कोई एक सदिश, तो √2 कोई एक सदिश Q स्मॉल q अपॉन में a² बराबर किसके, इन दोनों का परिणामी सदिश Q² और विकर्ण का मान √2 है। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से देखो कैसे k कट गया, q से q कट गया, √2 q अपॉन a² बराबर q अपॉन √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और 1 का स्क्वायर a² से a² कट गया, q बराबर Q अपॉन 2√2, और q की वैल्यू अपोजिट में आनी चाहिए, तभी ये चार्ज स्थिर रहेंगे। ऐसा ही आप यहाँ पर देखें, अगर ये कह रहा है इस स्मॉल q के बारे में, Q का मान स्मॉल q का 2√2 गुना नेगेटिव चार्ज या अपोजिट चार्ज, स्मॉल q के साथ भी ऐसा ही है। और यहाँ पर आपको वेक्टर के लिए एक और रूल भी पता लगा है कि दो सदिश समान हो, जिनका परिमाण समान हो, कोण 90 डिग्री हो, तो परिणामी सदिश का मान किसी एक बल या एक सदिश और √2। अगर ये कोण 60 डिग्री होता तो एक सदिश √3, अगर ये 120 होता तो जो मान दोनों सदिशों का है समान का, वही मान परिणामी सदिश का होगा। कूलम्ब के सदिश नियम का इस तरीके से यूज होगा, आप समझ रहे। दोनों क्वेश्चन को अगर आपने ढंग से समझा, और बेसिक जो वीडियो में मैंने आपको वेक्टर पढ़ा रखा है उसका यूज भी आपको समझ में आएगा, कि अगर बेसिक बातें आपको अच्छे से पता है तो 4 ऑप्शन देख के आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।